वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 क्रिया यानी वर्ब। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 वाक्य। वह सो रहा है, लड़की गा रही है, लड़के दौड़ रहे हैं, बच्चे कक्षा में हिंदी पढ़ रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में सोने, गाने, दौड़ने और पढ़ने के कार्यों का जिन शब्दों द्वारा बोध हो रहा है वे क्रियाएं हैं। यानी सोना, गाना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो देखिए नीचे दिया हुआ है कि क्रिया वाक्य की अनिवार्यता है, उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। उपयुक्त वाक्यों में सोने, गाने, दौड़ने और पढ़ने के कार्यों का जिन शब्दों द्वारा बोध हो रहा है वे क्रियाएं हैं। क्रिया वाक्य की अनिवार्यता है, उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अतः प्रत्येक वाक्य में क्रिया आवश्यक होती है। तो अब आते हैं इस पॉइंट पर, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे जा, पढ़, लिख, सुन, गा, पी आदि। इनमें ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे गाना, जाना, लिखना, पीना, पीधन ना, पीना, पढ़धन ना, पढ़ना, सुनधन ना, सुनना। अब आते हैं इस पॉइंट पर क्रिया के भेद। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है संरचना के आधार पर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो पहले हम लोग जानेंगे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में है निर्मला चलती हैं। कौन चल रहा है? उत्तर है निर्मला। कौन चल रहा है? यानी निर्मला। तो चलना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? निर्मला पर। चिड़िया उड़ रही हैं। कौन उड़ रही है? चिड़िया। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चिड़िया पर। तो अब देखिए नीचे दिया हुआ है कि इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में चलती हैं व उड़ रही हैं क्रिया का फल क्रमशः निर्मला यानी कर्ता और चिड़िया भी कर्ता हो गई। ये दोनों पर क्या हो रहा है? उसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ क्रम नहीं है, इसलिए क्रियाएं अकर्मक हैं। अब देखिए इस टॉपिक को आप लोग याद कीजिएगा। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती हैं। अब देखिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक अर्थात कर्म सहित। तो पहला है क, मैं कविता लिख रहा हूँ। क्या लिख रही हूँ? मैं कविता लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? उत्तर है कविता। तो कविता क्या है? कर्म है। अब देखिए लिख रही हूँ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उत्तर है कविता पर। तुम गाना गा रहे हो। क्या गा रहे हो? गाना। तो गाना क्या है? क्रम पर पड़ रहा है। तो गा रहे हो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उत्तर है गाने पर। तो इन दोनों वाक्यों में कविता, गाना, इसका क्या बोलते हैं, क्रम होने के कारण क्रिया का फल भी इन्हीं पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है या इसका परिभाषा। तो इसको याद कीजिएगा। जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर क्रम पर पड़े तथा जिसके प्रयोग में क्रम की अनिवार्यता बनी रहे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक हम लोग जानेंगे। दादाजी से आशीर्वाद दिया। दादाजी ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद। हलवाई ने रसगुल्ले बनाए। क्या बनाए? रसगुल्ले। तो अब देखिए इन वाक्यों में क्रमशः उपदेश और मेज एक एक क्रम होने के कारण ये एकर्मक क्रिया हैं। तो इसका परिभाषा देखिए आप लोग। इस प्रकार जब क्रिया का एक ही क्रम होता है तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब देखिए दूसरा द्विकर्मक क्रिया। सेठ जी ने गरीबों को भोजन दिया। यहाँ पे प्रश्न उठ गया कि क्या दिया? तो उत्तर है भोजन। भोजन क्या हो गया? मुख्य क्रम हो गया। किसको दिया? गरीबों को, यानी ये एक हो गया गौण क्रम। तो पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी। क्या दी? मिठाई। ये हो गया मुख्य क्रम।
पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी। क्या दी? मिठाई। तो ये मुख्य क्रम हो गया। किसको दी? बच्चों को। ये गौण क्रम हो गया। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में क्रिया के दो दो क्रम है। प्रथम वाक्य में दिया क्रिया के कर्म करीब और भोजन तथा दूसरे वाक्य में दी क्रिया के क्रम बच्चों और मिठाई हैं, अतः ये क्रियाएं द्विकर्मक हैं। अब देखिए जब क्रिया के दो क्रम होते हैं तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब यहाँ पे दिया है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य नाम धातु सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, तत्कालिक। पहले हम लोग जानेंगे सामान्य क्रिया। तो सिमरन ने कविता लिखी, बीजे बाजार गया, मैंने खाया। यहाँ पे देखिए 3 वाक्य दिया हुआ है। सिमरन ने कविता लिखी, बीजे बाजार गया, मैंने खाना खाया। इन तीनों वाक्यों में केवल एक एक क्रिया का ही प्रयोग किया गया है, अतः ये सामान्य क्रिया है। अब इसका परिभाषा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ है मेल या जुड़ा हुआ, मतलब दो जुड़ाव। जैसे संयुक्त क्रिया का देखिए अर्थ है मेल या जुड़ा हुआ। संयुक्त क्रिया का मूल धन सहायक क्रिया, ठीक है। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जा धन चुका है, जा चुका है, मूल क्रिया हो गया मूल धन सहायक क्रिया यानी पूर्ण संयुक्त क्रिया। अब देखिए तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से काम करवाता है या उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक में देखिए इसका दिया हुआ है वाक्य कि मनोज नीना को पढ़ाता है, रोहित अंधे को पार कराता है। तो इन वाक्यों में क्रमशः पढ़ाने व करवाने का कार्य करने के लिए मनोज यानी कर्ता व रोहित यानी कर्ता, मतलब ये दोनों कर्ता हो गया तो स्वयं उपस्थित हैं, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक हैं। जैसे मनोज नीना को पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? तो नीना को। तो यहाँ पे कर्ता हमारा क्या हो गया? मनोज। तो मनोज स्वयं नीना को पढ़ाता है, तो पूरा किस पर पड़ा? उसका कार्य का भार मनोज पर, तो हमारा कर्ता हो गया, तो वो स्वयं उपस्थित हैं, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठेकेदार ने मजदूर से इमारत बनवाई, माताजी ने नौकरानी से कपड़े धुलवाए। तो ये देखिए दूसरे से करवा रहे हैं ये काम, ये स्वयं न करके दूसरे से करवा रहे हैं। तो यहीं पे समझने वाली बात है कि इन वाक्यों में क्रमशः बनवाने व धुलवाने का कार्य कर्ता ठेकेदार व माताजी से स्वयं न करके किसी मजदूर या नौकरानी से करवा रहे हैं, अतः ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए कुछ प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 3 कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग वर्ड दिए, शब्द दिया है, पढ़ना, जाना, रहना, क्रिया में फटना, टूटना, भीगना। तो पहली प्रेरणार्थक जैसे पढ़ना का पढ़ाना, दूसरी प्रेरणार्थक पढ़वाना। जैसे यहाँ पे पढ़ना क्रिया हो गया, पढ़ाना मतलब कि खुद वो काम कर रहा है पहली प्रेरणार्थक, और दूसरी कि वो दूसरे से करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर है, चौथा नाम धातु क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे सुन, जा, गा, पढ़ आदि दूसरे शब्दों के नाम का प्रयोग जब धातु के रूप में किया जाए तो नाम धातु होती हैं। इसका परिभाषा देखते हैं कि मूल धातुओं को छोड़कर संज्ञा, स्वनाम, विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे उसके जोर जोर बोलने से सिर चकराने लगा, चक्कर चकराना क्या हो गया? संज्ञा। हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, अपनाना स्वनाम से। चीन भारत की ज़मीन हथियाना चाहता है, हाथ यानी हथियाना, ये भी संज्ञा हो गया। सेठ बुढ़ापे के कारण सठिया गया है, सठियाना यानी विशेषण। अब देखिए 5वां हो गया पूर्वकालिक क्रिया। सोमनाथ नहाकर पूजा करने लगा, तो मूल क्रिया करने लगा, मूल क्रिया से पहली वाली क्रिया नहाना। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्य मूल क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक बार और मैं पढ़ देती हूँ आप लोग को समझने के लिए, इसका याद कीजिएगा परिभाषा कि मुख्य मूल क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए 6ठा है हम लोग का कि तत्कालिक क्रिया। तो पिताजी के आते ही बच्चे शांत हो गए, मोहित लेटते ही सो गया। तो इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है कि मुख्य क्रिया के तुरंत पहले हुई क्रिया को तत्कालिक क्रिया कहते हैं। इसको देखिए समझिए कि मुख्य क्रिया यानी पिताजी के आते ही बच्चे शांत हो गए, ये मुख्य क्रिया हो गया।
कि मुख्य क्रिया के तुरंत पहले हुई क्रिया को तत्कालिक क्रिया कहते हैं। इसके संपन्न होते ही मुख्य क्रिया समाप्त हो जाती हैं। जैसे मोहित लेटते ही सो गया, पिताजी के आते ही बच्चे शांत हो गया। तो पूरा भार किस पर पड़ रहा है? पिताजी पे, कि उनके आते ही बच्चे शांत हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक दिया हुआ है, इसे आप लोग समझिएगा और इसको याद कीजिएगा कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती हैं। जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर क्रम पर पड़े तथा जिसके प्रयोग से क्रम की अनिवार्यता बनी रहे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। धन्यवाद।